हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं सत्येंद्र सर मैथ्स का यह यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में हमेशा ऐसे ही व्यस्त रहिए। तो बच्चों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अगर लाइफ में कुछ करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना पसीना बहाना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और एक बात और बता दें कि आपकी ज़िंदगी में कोई साथ देने नहीं आएगा, आपको अपना साथी खुद बनना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? क्योंकि अंधेरे में तो अपनी परछाई भी हमारा साथ छोड़ जाती है, तो दूसरों से कैसे उम्मीद करें। तो बच्चों, आपको ऐसे ही डट कर मेहनत करनी है और हमें अच्छा रिजल्ट लाना है। इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में हमें बहुत अच्छा परसेंटेज लाना है। तो ठीक है, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं है, सीधा हम लोग पढ़ाई पे चलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम। बच्चों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 12th में हैं, अगर आप 10th में हैं, तो दोनों कक्षाओं के लिए, दोनों क्लासेस के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा तैयारी करता है कंपटीशन एग्जाम के, जैसे नीट वगैरह की, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का मतलब अवतल दर्पण के द्वारा किरण आरेख बनाने का नियम। पहले हम अवतल दर्पण के द्वारा किरण आरेख बनाने का नियम सीखेंगे और इसके बाद उत्तल दर्पण के द्वारा किरण आरेख बनाने का नियम, दोनों सीख जाएंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को अलग अलग पोजीशन पे रख के हम देखेंगे कि उसका इमेज फॉर्मेशन यानी उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। वो वाला बहुत पूछता है एग्जाम में। तो ठीक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो इसका पहला नियम है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। A ray parallel to the principal axis will pass through the focus after reflection। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देख रहे हैं, ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है, यानी यह अवतल दर्पण है। और ये वाली जो रेखा है, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पहले ही मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। अब मैं कोई किरण को यहां से लेता हूं और इस मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे इस दर्पण पे जाके आपतित होती है। ठीक है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है, तो इस दर्पण से जब स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, तो कहां से होकर गुजरेगी? इस फोकस से होकर। ठीक है बच्चों, अब एक किरण को और गुजार दीजिए, यहां से यहां टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो यह फोकस से होकर गुजरती है, यह नियम कहता है। समझ में आया? ये बात समझ में आया होगा। तो आइए अब दूसरा नियम देखते हैं। यदि कोई किरण, किरण मतलब रे, फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। A ray incident through focus after reflection, it will parallel to principal axis। तो बच्चों, सेम इसी का ये अपोजिट है, यानी उल्टा है। इसमें क्या होगा, यदि हम किसी किरण को, मान लीजिए कोई किरण है, ये कहाँ से गुजर रही है? फोकस से। ठीक है, एक सेकेंड, ये कहाँ से गुजर रही है? मान लीजिए ये वाली कोई किरण है, ये कहाँ से गुजर रही है? फोकस से होकर यह गुजर रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एम क्या है, आपको पता है ना? एम क्या है? अपेरचर है। एम की जो लंबाई है, जो रेडियस, उसका डायमीटर होता है, व्यास, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो व्यास है, ये क्या है? ये है आपका द्वारक। समझ में आया? क्या होगा, जब यह फोकस से होकर गुजरेगी कोई रे, तो जब यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये इस तरीके से ये दो नियम हो गया। अब हम इसके दो नियम और देखते हैं, फिर एक नियम और देखते हैं। कुल मिलाकर 5 नियम आपको पढ़ने हैं। ठीक तो बच्चों, इसका नियम नंबर 3 क्या कहता है, जरा उसको पढ़ लेते हैं। नियम नंबर 3 कह रहा है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है।
A ray pass through center of curvature is reflected back on the same path. उसी मार्ग पर देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए कोई किरण कहाँ से गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक। ये आपका क्या है, मिरर है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, मिरर है, ये मिरर है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। अब कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है, इधर से होकर गुजर रही है यहां से, तो उसी मार्ग पर वापस लौट आ रही है, उसी मार्ग पर, जिस मार्ग से जाएगी उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। समझ में आया, ये नियम नंबर 3 कहता है कनकेव मिरर के लिए। और चौथा क्या है, यदि कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात बराबर कोण बनाती है। अरे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल, इक्वल एंगल बनाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी किरण कोई भी रे यहाँ पोल पे आपतित हो रही है, पोल पे इंसिडेंट हो रही है, तो इक्वल एंगल बनाएगी, ठीक है। मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल क्या हो जाएगा, ये मतलब ये आई है, ये क्या है, आर। जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण। समझ में आया। अब चलते हैं इसके 5वें नियम की ओर, तो 5वें को भी देख लेते हैं जल्दी से। तो बच्चों अब 4 नियम ही था इसमें, 5वां कोई नियम नहीं है। अब हम पढ़ते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग क्या है, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख। अब हम अवतल दर्पण के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसका किरण आरेख, उसका रे डायग्राम हम बनाते हैं। तो क्या लिखा है, रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेजेस फॉर्म होंगी, तैयार होंगी, जो प्रतिबिंब तैयार होगा उसका हम रे डायग्राम यानी किरण आरेख सीखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अलग अलग पोजीशन पे हम वस्तुओं को रखते जाएंगे और हम उसका इमेज फॉर्मेशन देखते जाएंगे। देखिए पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। अनंत का मतलब इन्फिनिटी, जब वस्तु कोई इन्फिनिटी पे हो। तो मान लीजिए ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P है, ये F है, ये C है, ठीक है बच्चों। अब कोई वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। तो अनंत पे कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए इस तरीके से अनंत पे रखी है ना, यहाँ से कोई किरण आई, यहाँ से टकराएगी, ये आपतन होगा, यहाँ से परावर्तन होकर कहाँ से निकलेगी, F से। इसी तरीके से दूसरी किरण आई और कहाँ से निकलेगी, F से। इसी तरीके से तीसरी किरण आई, कहाँ से निकलेगी, F से। और इसी तरीके से ये चौथी किरण आई, कहाँ से निकली, F से। एक ही बिंदु से होकर निकल रही है। तो इसकी पोजीशन, अगर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, इन्फिनिटी पर, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब F पर बनेगा। तो प्रतिबिंब के बारे में यहाँ लिखी बातें, स्थित मतलब पोजीशन, उसका इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, F पर। ये देख रहे हैं यहाँ पे बनेगा उसकी इमेज, उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, F पर। दूसरी बात, प्रकृति, उसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक होगी और उल्टी होगी, मतलब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर कोई वस्तु सीधी रखी है तो उसका जो है प्रकृति कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। और तीसरी बात, आकार कैसा होगा, पॉइंट साइज का होगा, यानी बिंदु के आकार का होगा। समझ गए। अब दूसरा देखते हैं। अब वस्तु को हम अलग जगह रखेंगे। क्या कह रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C के पीछे हो, C यहाँ पे है, कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, ठीक है। तब उसका देखते हैं उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो एक किरण यहाँ से मान लीजिए कि इस तरीके से निकलेगी, यहाँ टकराएगी दर्पण से, F से होकर निकल जाएगी। एक किरण यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। जो किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसका परावर्तन, उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वह उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, ठीक है। तो ये वाली किरण इसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका, जहाँ ये दोनों किरण एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस वाला पॉइंट ये हुआ, तो यही इसका प्रतिबिंब तैयार होगा। मान लीजिए ए बी कोई वस्तु थी, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बी डैश ए डैश, मतलब उल्टी हो गई और जितनी बड़ी वस्तु थी उससे छोटी हो गई। तो प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखा है, स्थित कहाँ होगी, F व C के बीच। आप देख रहे हैं ये F है, ये C है, तो इसी के बीच में बन गई। और कैसी है प्रकृति, नेचर कैसा है, ऐसा उल्टा
उल्टा है और वास्तविक मतलब रियल है और इन्वर्टेड है। फिर आकार कैसा है, छोटा आकार, देख रहे हैं ये बड़ा आकार की वस्तु थी, कोई बड़ी आकार की बड़ी साइज की कोई ऑब्जेक्ट थी तो उसका प्रतिबिंब छोटा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरा और चौथा भी आगे देखते हैं। तो बच्चों अब इस तीसरे पोजीशन में देखते हैं कि तीसरे स्थिति में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है। तो तीसरा पोजीशन यह है कि जब वस्तु सी पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, वस्तु कहाँ रख दें हम, यहाँ पे वस्तु रख दिए। मान लीजिए ये ए बी कोई वस्तु थी, हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक किरण यहाँ से निकली, यहाँ पे दर्पण से टकराने के बाद ऐसे यप से यहाँ आ गई। ठीक है, यप से। ठीक है, यदि कोई किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके समांतर, उसके पैरेलल होके जाती है तो टकराने के बाद यप से होकर गुजरती है। और दूसरी किरण हमने क्या किया कि इसको सीधे एफ से गुजारा, तो एफ से जब गुजरेगी तो ये दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इस तरीके से। मतलब दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष यानी पैरेलल एक्सिस जो है, सॉरी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हो गई ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल हो गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी पोजीशन कहाँ बन गई, यहीं पे जहां पे वस्तु थी वहीं पे उसका इमेज भी बन गया। और इमेज कैसा है, उल्टा है, उल्टा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति में सी पर जहां पे वस्तु रखे हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट, वहीं पे उसका प्रतिबिंब, वहीं पे उसका इमेज बन गया। और दूसरी बात, प्रकृति कैसी है, वास्तविक मतलब रियल है, और उल्टा मतलब इन्वर्टेड है। फिर आकार में क्या है, छोटा आकार, जितनी बड़ी वस्तु है उससे छोटी उसकी इमेज तैयार हो गई। तो आइए चौथे को देख लेते हैं। चौथा कह रहा है जब वो वस्तु सी व एफ के बीच हो, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ये आपका सी है, ये एफ है, इसके बीच में यहाँ पे कोई वस्तु ऐसे रख दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक किरण यहां से निकली, एक किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर होकर गई और एफ से टकराने के बाद यहाँ पे आ गई। ठीक है बच्चों, एफ पर टकराने के बाद इस तरीके से रिफ्लेक्शन रे हो गई ना, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और एक किरण हमने सी से निकाला, सी से, और इसके ऊपर से ऐसे टच करते हुए जाएगी। ठीक है, इस तरीके से समझ जाइएगा आप लोग। तो दर्पण से टकराने के बाद जब कोई किरण सी से होकर गुजरती है, सी से होकर गुजरती है तो उसका रिफ्लेक्शन उसी दिशा में होता है, उसी दिशा में, जिस दिशा में ये आपतित होती है उसी दिशा में परावर्तित भी हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये दोनों कहाँ मिल रही, यहाँ पे, यहाँ पे। और इसकी इमेज उल्टी हो गई। इमेज कैसी हो गई, उल्टी। ये ए बी था तो ऊपर बी हो गया और नीचे ए हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी इमेज देखिए बड़ी हो गई ना, वस्तु इतनी छोटी थी, इमेज इतनी बड़ी तैयार हो गई। तो प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखा है, सी के पीछे, सी ए है, इसके पीछे बन गया। प्रकृति वास्तविक और उल्टी मतलब रियल और इन्वर्टेड हो गई। और आकार कैसा हो गया, बड़ा, जितनी बड़ी वस्तु थी उससे इनलार्ज हो गया। बड़ा का मतलब यहाँ पे इनलार्ज समझना, इनलार्ज। ठीक है, बहुत बड़ी हो गई, वस्तु बहुत छोटी थी लेकिन उसका इमेज बहुत बड़ा हो गया। अब हम चौथा और पांचवा और छठा भी देख लेते हैं जल्द। तो बच्चों इसकी पांचवी पोजीशन क्या है जरा उसको देखते हैं। जब वस्तु एफ पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, वस्तु कहाँ रख दें हम, यहाँ पे, एफ पे, एफ पे जरा रख दीजिए। तो यहाँ से एक किरण ऐसे आएगी, टकराएगी और इसके बाद ये ऐसे निकल गई। ठीक है दोस्तों, और एक किरण आप सी से इसके ऊपरी वाले हिस्से को ऐसे टच कराइए, तो जो भी किरण सी से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है वह उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। ठीक है, उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सी से होकर कोई किरण, कोई रे यहाँ पे आई, टकराई और उसी मार्ग पे वापस आ गई। और यहाँ से एक किरण चली जो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है, यानी जो मुख्य अक्ष के समांतर है, वह जब दर्पण से टकराई तो एफ से होकर गुजर गई। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों किरणों को कितना भी पीछे ले जाएंगे यह दोनों कहीं मिलेंगी नहीं। और जब तक दोनों किरणें एक दूसरे को क्रॉस न करें, मिले ना, मीट न करें, तब तक इमेज नहीं बनती है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, अनंत पर। क्या लिखा है, स्थिति क्या हो गई, अनंत पर। प्रकृति क्या हो गई, वास्तविक और उल्टा। और आकार बहुत बड़ा, आकार क्या हो जाएगा, बहुत
बड़ा। समझ में आया होगा पांचवा। अब छठे को देख लीजिए। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है। 2 नंबर आपके फिक्स हो रहे हैं, इस वीडियो से आपके 2 नंबर एकदम क्लियर हो जा रहे हैं। आगे देखिए, जब वस्तु F व P के बीच हो, वस्तु कहाँ है? F ये है आपका, P A है, तो इसके बीच में यहाँ पे वस्तु रख दूं। तो जब यहां से वस्तु रखेंगे तो मान लीजिए ये किरण यहां से आई, टकराई, और इसके बाद कहां से होकर गुजरेगी? F से होकर। ठीक है, F को हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, F से होकर गुजरी, और एक किरण हमने क्या किया कि C से इसको गुजारा, इसको टच करते हुए ऊपरी हिस्से को, तो वह उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। ठीक है बच्चों, उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। जो भी किरण या जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर क्रॉस करती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू निकलती है, वह कभी भी रिफ्लेक्टेड नहीं होती, उसी मार्ग पर आ जाती है। सी से हमने इसको गुजारा था और उसी मार्ग पर यह वापस आ गई। और ये वाली किरण यहाँ से टकराने के बाद, इस दर्पण से टकराने के बाद यह F से होकर गुजर गई। तो ये दोनों इधर तो नहीं मिल रही हैं। जरा इसको हम बढ़ाएं, तो अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे बनेगा, पीछे 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 बढ़ा रहे हैं, और इसको बढ़ाएं तो इस तरीके से ये यहाँ कहीं मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये दोनों यहाँ पे कहीं मीट कर गई, तो जहां मीट कर गई वहीं क्या बन गया? इमेज बन गया। ये वस्तु AB है, AB, तो इसकी इमेज भी सीधी हो गई। इमेज कैसी हो गई? प्रतिबिंब सीधा हो गया, और दर्पण के पीछे बना है। मतलब इमेज की पोजीशन, मतलब स्थिति क्या है? क्या लिखा है? दर्पण के पीछे बन गया उसकी स्थिति में। प्रकृति कैसी हो गई? अभी जब दर्पण के जितने भी सामने बन रहे थे प्रतिबिंब, सब क्या थे? वास्तविक थे और उल्टे थे। जैसे ही दर्पण के पीछे बन गया तो आभासी हो गया, यानी वर्चुअल हो गया, और यहाँ पे सीधा, उल्टा नहीं होगा, सीधा होगा, इरेक्ट हो गया। अभी तक इन्वर्टेड था सब में, अब इरेक्ट हो गया, सीधा बन गया और आभासी बन गया। आकार में क्या हो गया? वस्तु छोटी थी और आकार में ये बड़ा बन गया। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में अपने व्यस्त रहिए। कल फिर मिलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। कल हम लोग क्या सीखेंगे ये नहीं बताएंगे, लेकिन आपको जरूर आना है। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।